दिल थाम कर बैठ जाइए, होने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। बेपर्दा होगी लाल खून की काली सच्चाई। सामने आएगी खून जमा देने वाली सच्चाई। खून को कैसे बनाया जाता है जहर, कैमरे पर बताएंगे मौत के सौदागर। काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पैसा ठीक ठाक मिल रहा है तभी तो कर रहे हैं। सब ऊपर से नीचे तक पैसा पहुंच जाते हैं बस। नशे के लिए बांटी जाती है लाल मौत। लाल जहर के पीछे की पूरी कहानी, ऑपरेशन ब्लड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, अगर आप भी बाजार से खून खरीदते हैं तो अगले 1 घंटे आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि मुमकिन है आप जो खून खरीदते हो अपनों के लिए, वो आपके अपनों की रगों में जहर बनकर दौड़ सकती है और आप अपने परिजनों को मौत दे सकते हैं। क्योंकि राजधानी पटना में चल रहा है लाल जहर का काला कारोबार। गुरुवार को पटना पुलिस ने शशि ब्लड बैंक पर छापेमारी कर इस कारोबार का खुलासा किया, लेकिन अभी भी ये कारोबार लगातार फल फूल रहा है। हम आपको इस कारोबार को चलाने वाले और लाल जहर बनाने वाले शख्स से भी मिलवाएंगे, जो कैमरे पर बताएगा लाल जहर के पीछे का पूरा सच। बताएंगे आपको कैसे खून को बनाया जाता है जहर। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे गुरुवार को पटना पुलिस ने अशोक राजपथ स्थित ब्लड बैंक में छापेमारी कर इस काले कारोबार का खुलासा किया। सावधान, पटना में मौत का सौदा। लाल खून का काला कारोबार, ब्लड की कालाबाजारी, ब्लड के नाम पर बांटी जा रही है मौत। गुरुवार को पटना पुलिस ने नकली ब्लड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटना पुलिस ने एक निजी ब्लड बैंक पर छापेमारी कर नकली ब्लड यूनिट्स के साथ साथ मौत बेचने वाले सौदागरों को धर दबोचा है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ब्लड बैंक की आड़ में पहले नशेबाजों से ब्लड की खरीदारी की जाती है, फिर उसमें रंग मिलाकर 1 यूनिट ब्लड को 2 या 3 यूनिट ब्लड बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे कालाबाजारी में दलालों का दबदबा है, जो 1 यूनिट के लिए तकरीबन 400 रुपए तक अदा करते हैं। अभी तो काम हुआ नहीं, काम होने से बोलते 400 रुपये मिलता है बस। कितना यूनिट पे कितना एक यूनिट पे कितना दिया जाता था? 400। कौन यहाँ लेके आया था? हमको कोई नहीं, हम अपने से खोज के आ रहा। अपने से आए? कितने बार आ चुके हैं? ये तो पहली बार आया। पैसा दे दिया गया था? ना, अभी काम ही नहीं हुआ। क्यों बेचते थे ब्लड? पैसा के चलते। इस खुलासे के बाद पुलिस के होश उड़ गए हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि मौत के सौदागर शिकंजे में आ चुके हैं। मामले का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ये मान रही है कि मामला संजीदा है। इम्पोर्टेंट ये था कि सूचना थी कि ब्लड में कलर मिक्स करके बेचा जा रहा है। देखता हूँ अगर सही में ऐसी बात है, ब्लड में अगर कलर मिक्स होके दिया जा रहा है तो ये काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संवेदनशील मामला बनता है। लेकिन अगर ये क्राइम घटित हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये मानवता के साथ खेलने वाला क्राइम है। अब सवाल है कि मामला संजीदा है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? दरअसल 3 साल पहले भी पुलिस ने यहां छापेमारी कर मौत के कारोबारियों को दबोचा था। उस वक्त भी इस कारोबार को मिटाने का दावा किया गया था, लेकिन राजधानी के पौष इलाके में लाल खून के काले धंधे का पर्दाफाश होना पुलिस की संजीदगी और मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहा है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। लेकिन पुलिस की छापेमारी में भी पूरी सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ पाई और ना ही वो बड़े चेहरे बेनकाब हो पाए जो इस काले कारोबार के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन जी पुरवैया ने इस काले कारोबार के पीछे के एक एक सच को जानने की कोशिश की और जब सच सामने आया तो सब हैरत में पड़ गए। गुरुवार को पटना पुलिस ने अशोक राजपथ स्थित शशि ब्लड बैंक में छापेमारी कर राजधानी में खून के नाम पर लाल जहर के कारोबार का खुलासा किया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने यहां से कई यूनिट नकली ब्लड के साथ साथ
मौत के सौदागरों को दबोचा, जो महज चंद पैसों के लिए खून की सौदाबाजी करने में महारत हासिल कर रहे थे। वो भी ऐसा खून जो लोगों के शरीर में जाते ही जहर बनकर रगों में दौड़ने लगता है। छापेमारी के दौरान यहां से 4 डोनर पकड़े गए, जिसमें एक नशे का आदी था तो बाकी 3 मजदूर। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि इस काले कारोबार का असली खिलाड़ी कौन है? कैसे इस खेल को बेहद पौष इलाके में वर्षों से अंजाम दिया जाता रहा? आखिर कैसे इस खेल को अंजाम दिया जाता है? जी पुरवैया ने इन सवालों के पीछे का सच जानने की कोशिश की तो लाल जहर के पीछे की एक एक सच्चाई बेपर्दा होती गई। जी पुरवैया की पड़ताल में पता चला कि शशि ब्लड बैंक संचालक का नाम एसके सिंह है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस ब्लड बैंक के बाहर हमेशा एक बंदूकधारी खड़ा रहता था, जो किसी भी अनजान शख्स को अंदर जाने नहीं देता था और अंदर चलता रहता था लाल जहर बनाने का काम। ये काला कारोबार बहुत बड़ा है और शशि ब्लड बैंक संचालक एसके सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसकी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 साल पहले भी जब कार्रवाई हुई थी तो एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन चंद दिनों बाद सभी जेल से बाहर आ गए और फिर से लाल जहर का काला कारोबार शुरू हो गया। सिटी एसपी शिवदीप लांडे 3 साल पहले हुई कार्रवाई की समीक्षा और ब्लड बैंक संचालक को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं। ब्लड में सलाइन वाटर वगैरह यूज़ करके उसका क्वांटिटी बढ़ाया जाता है और वो पटना के बाहर बेचा जाता है। और यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें कि ब्लड बैंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उसी के आलोक में जब यहाँ पे इनपुट था तो ऑब्वियस है कि मैंने वहाँ सपोर्ट कर दिया और वहाँ पे कल छापेमारी हुई है शशि ब्लड बैंक पे। और बाद में वहाँ पे 4 लोग डिटेन किए गए थे जो कि डोनर थे। तो उसके बाद आगे की जांच चल रही है। ब्लड तो उसका एक सर्टन टेम्परेचर पे मेंटेन रखना होता है, उसको सर्टन साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आप रखना पड़ता है। तो ये यहाँ पर भी ब्लड बैंक में यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे लैप्सेस है। तो ये सारा मिला जुला के मुझे लगता है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना, जो मानवता के खिलाफ, ये इसको जो क्राइम में बोलूँगा, इसके तहत जो इनिशिएट किया गया है सिविल सर्जन की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, तो पुलिस उसमें हमेशा मदद करेगी और आगे भी अभियान जारी रहेगा। भले ही फिर से गिरफ्तारी का दावा और कार्रवाई की बात की जा रही हो, लेकिन सवाल है हर बार कार्रवाई होने के बावजूद कैसे छूट जाते हैं ये मौत के सौदागर, और फिर कैसे फलने फूलने लगता है लाल जहर का काला कारोबार। ऐसा नहीं है कि पुलिसिया कार्रवाई से ये कारोबार थम गया है। हम आपको आगे मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो राजधानी में रहकर बनाता है और बेचता है लाल जहर। वो बताएगा इस कारोबार की पूरी कहानी। आप रहिए हमारे साथ। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो अभी रहिए हमारे साथ क्योंकि यह बड़ा खुलासा बाकी है। हम उस शख्स से मिलवाएंगे जो लाल जहर बनाता है और बेचता है। वो बताएगा पूरा सच, कैसे ये कारोबार फलता फूलता है राजधानी में और कैसे ऊपर से नीचे तक प्रशासन में, सरकार में सबको मैनेज किया जाता है। हम वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर खून में मिलावट होता है, रंग मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। लाल जहर से सीधे मौत हो सकती है। अगर मिलावट वाला खून आपके शरीर में अगर चला जाए तो दिल की धड़कन थम सकती है। अगर नकली खून आपके रगों में दौड़ने लगे तो फेफड़ा काम करना बंद कर सकता है। तो बेहद खतरनाक, सीधे सीधे मौत का सबब बन सकती है ये खून। लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा किडनी पर भी असर हो सकता है। किडनी काम करना बंद कर देगा। तमाम आपके शरीर को सीधे सीधे मौत की ओर धकेल देती है ये खून, मिलावट वाला खून। और जाहिर है एक तरह से मौत का कारोबार राजधानी में फलता फूलता है। गुरुवार को जो छापेमारी पुलिस ने की वो समझिए कि एक बानगी भर है। ऐसे कारोबार, ऐसे काले कारोबार कई ठिकानों पर लगातार चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित कुमार मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता, जो लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल की है। उन्होंने उस शख्स से भी उन्होंने बात की है जो लाल जहर बनाता है। हम उनसे पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे इस मिलावटी खून से मौत हो सकती है।
सबसे पहले मैं अमित आपके पास आऊंगा। आपने उस शख्स से बात की, आपने पड़ताल की, इस छापेमारी के बाद की कहानी को जानने की कोशिश की। पुलिस छापेमारी करती है, कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई में कुछ मजदूर जो डोनर होते हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। असली खिलाड़ी जो बड़ी मछलियां हैं वो गिरफ्त से बाहर होती हैं। 3 साल पहले भी ये कार्रवाई हुई थी और अब भी यही हाल है। बिल्कुल सुमित, ये 3 साल पहले या अभी की बात नहीं है, निरंतर चला रहा है। लगातार जब इस तरह की खबरें सामने आती है, जब मीडिया इस खबर को उछालता है या फिर जब इस बात की शिकायत आम जनों के द्वारा सिविल सर्जन के पास पहुंचाया जाता है, तब जाकर के शासन जो है वो सजग होती है और इस तरह से छापेमारी की जो कार्रवाई है वो दिखावे के लिए की जाती है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस बात को खुद जो सिटी एसपी है उन्होंने भी माना है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था वो संभवतः छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य पुलिस के पास नहीं थी और उसके बिना पर उन्हें छोड़ दिया गया है। थाने से उन्हें जमानत देकर के बेल दे दिया गया है, वो थाने से निकल चुके हैं। और साथ ही साथ जो इस पूरे कारोबार को करने वाले लोग हैं उन तक पुलिस अपनी हाथ नहीं पहुंचा पाई है। हालांकि इससे पहले 3 साल पहले कुछ कार्रवाई की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 साल के बाद जब वो वापस जेल से बाहर आए हैं तो वो किन हालात में जुट चुके हैं, किन हालात में जेल से बाहर आ जाते हैं? देखिए, एक अवधि होती है किसी भी चीज की। किसी का जुर्म अगर वो कोई करता है तो उसकी एक सीमा अवधि होती है, उतने दिनों तक वो सजा काटता है और सजा काट करके वो वापस जेल से बाहर आता है। और उसके बाद आने के बाद भी ये जो लोग आए हैं एक बार फिर से उसी काले धंधे को सफेद जो करना नाम चाहते हैं। शशि ब्लड बैंक का जो संचालक है, जो नाम एसके सिंह, हमने खुलासा किया है कि ये मास्टरमाइंड है। क्या पुलिस को सुराग भी मिल पाया है उस शख्स के बारे में? देखिए, इस बार की बात नहीं बल्कि पिछले बार की भी बात करें, 3 साल पहले जिस घटना की जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस दफे की छापेमारी की बात हम लोग कर रहे हैं, उस दफा भी एसके सिंह जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। आज भी अगर हम बात करें तो एसके सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और सबसे बड़ी बात है, हैरत करने वाली बात है कि कहीं वो पटना से दूर नहीं है, 300-400 किलोमीटर के रेडियस से वो बाहर नहीं है, बल्कि वो पटना में ही रहता है। इसका खुलासा थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ही बताया है कि एसके सिंह जो है लगातार पटना में रहते हैं और अपनी ऊंची धमक, ऊंची पैठ और पहुंच के कारण जो है उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। उनका जो रुतबा है वो राजनीतिक गलियारे से लेकर के प्रशासनिक गलियारे तक काफी ऊंचा है और इसी का फायदा वो लगातार उठाते हैं। पुलिस तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती है एसके सिंह के सामने और उसी का फायदा वो लगातार उठाते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे तक मैनेज किया जाता है। जरूर हम उस शख्स से भी मिलवाएंगे अपने दर्शकों को जो पूरा सच बयां कर रहा है, जो पूरी कहानी कैमरे पर उसने बयां की है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आप अगर बाजार से खून खरीदते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है वो खून आपके अपनों के लिए। डॉक्टर सुनील बताएंगे। डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक हो सकता है जो बातें आ रही हैं, मिलावट किया जाता है इस खून में, क्या कुछ मिलावट होता है, कैसे ये लाल जहर बनता है, वो भी हम बताएंगे कैमरे पर, वो भी पूरी तस्वीर के साथ हम बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कितना खतरनाक है ये। सुमित जी, ऐसे ब्लड का है, ब्लड को अडल्टरेशन कहा जाए या नकली ब्लड कहा जाए तो 2-3 प्रकार के अडल्टरेशन हो सकते हैं। एक तो अगर अडल्टरेशन किया उन्होंने, जो हुआ एक उसने उसको मेंटेन नहीं किया, स्टोरेज नहीं बढ़िया किया। तीसरा हुआ कि वो सब स्टैंडर्ड हो, उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं हो। चौथा उसमें हो गया कि उसका वॉल्यूम कम होगा। 5वां हो गया उसमें कि उसके जो उसके टाइपिंग करने होते हैं, उसके जांच करने होते हैं। पैसे बचाने के लिए अगर ब्लड बैंक का संचालक अगर वो नेसेसरी जांच नहीं करे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, एड्स का टेस्ट, RS HCV सब ना करे, तो ये सब ब्लड जिसको चलेगा उसको फिर वो बीमारियां हो सकती हैं। ये खतरा पैदा कर सकती हैं। उसको एड्स हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस B हो सकता है, HCV हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आप स्टोरेज प्रॉपर ना करें और उसको जो प्रॉपर जो स्टोरेज में है, जो फ्रिज में रखने का काम ना करें, या उसको एक्सपायर्ड अवधि के बाद भी डालते हैं, वो भी एक सब स्टैंडर्ड ब्लड के रूप में आया, तो उसमें क्या होता है कि उसके एक तो इफेक्टिविटी कम हो जाती है जी। उससे वो जो फायदा होना है वो नहीं, उससे वो मरीज की जान जा सकती है। दूसरा, उसमें जब टॉक्सिन्स जो अगर उसको बहुत अगर लंबे समय तक उसको एक्सपायर होने देते हैं या स्टोरेज प्रॉपर नहीं होता है तो वो एक टॉक्सिन्स रिलीज करती है। वो टॉक्सिन्स जो लॉन्ग टर्म में अगर जाएगा, इमीडिएट अगर इफेक्ट ना भी हो तो लॉन्ग टर्म में जा करके वो लीवर, किडनी, ये सब को असर करेगा और वो लॉन्ग टर्म में फेटल हो सकता है। और एक जो बस बड़ी खतरनाक बात है, जो उसको एडल्ट्रेशन करते हैं, जिसको नकली खून देते हैं, उसमें 2 प्रकार के एडल्ट्रेशन होते हैं। एक तो लोगों ने एक मिक्सचर बनाई है, ब्लड माफिया लोगों ने एक मिक्सचर बनाई है, जो एक सॉल्ट और मिक्सचर का लाल रंग का मिक्सचर बनाया गया है, जो तुरंत में वो उसको 50% वो रहती है और 50% ब्लड की मात्रा होता है। अब ब्लड भी किसका?
ब्लड भी जो बेचारे वो ड्रग एडिक्ट हैं, जो गरीब हैं, जिनको लोग पैसे का प्रलोभन दे करके ब्लड ले लिया, उसको 50-50 मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है कि इमीडिएट कभी कभी नहीं भी होता है, वो लॉन्ग टर्म टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ये धीरे धीरे वो शरीर को खत्म करता है, वो लीवर को, लंग को, किडनी को, ये सब को जहां से वो खत्म करता है। और अगर एडल्ट्रेशन करने वाला अगर वो प्रॉपर नहीं किया और उस चीज से अगर मरीज का हाइपर सेंसिटिव हुआ तो उसमें इमीडिएट जान जा सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इसके बाद एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, वो कण चोक हो जाएगा और सडन डेथ तक हो सकता है। कहने का मतलब यह है सुमित जी कि नकली ब्लड से मल्टी प्रोंग्ड हानि शरीर को है, जो अंततः वो उसके मृत्यु की ओर खींच के ले जाता है, चाहे वो मृत्यु तुरंत हो और चाहे वो धीरे धीरे हो। आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल क्षेत्र में तमाम ये खून मुहैया कराए जाते होंगे, ज़ाहिर तौर पर ब्लड माफिया के कनेक्शन भी होते होंगे मेडिकल के लोगों के साथ, और तभी ये सप्लाई है तभी ये डिमांड है तभी सप्लाई है। देखिए, डिमांड जो है ये तो जब मेडिकल साइंस में कोई बीमार पड़ता है और खून की जरूरत पड़नी, ये डिमांड में तो ये मतलब चिकित्सक डिमांड जनरेट नहीं करते हैं सुमित जी, वो मरीज की वो होती है और मरीज को कभी चिकित्सक। तो क्या अस्पतालों को ये पता नहीं होता है कि हम जिनसे खून ले रहे हैं वो मिलावटी वाला खून है? देखिए, ज्यादातर केस में क्या होता है सुमित जी, देखिए हम लोग के यहाँ जो पेशेंट साइकोलॉजी है, पेशेंट अटेंडेंट साइकोलॉजी है, जैसे कि नेशनल ब्लड पॉलिसी में यह है कि वो कमर्शियल डीलिंग ब्लड में नहीं हो सकता है। अगर कोई अटेंडेंट ब्लड बैंक में खून देगा, स्टैंडर्ड ब्लड बैंक अगर हो तो ब्लड बैंक में खून देगा तो उसे खून मिलेगा। कितने दफे अटेंडेंट बहुत भ्रांतियां से, बहुत कारणों से खून देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पैसे दे के हम खरीद लें। तो ये जो अटेंडेंट की और हम जनता की ये जो चाहत है पैसे दे खरीद लें, तो वहीं पर वो माफिया, ब्लड माफिया और लोभी लोगों को, ग्रीडी लोगों को वहां मौका मिलता है ये सब नकली कारोबार करने का। तब वो जाते हैं सब स्टैंडर्ड ब्लड बैंक में या अनलाइसेंस ब्लड बैंक में और नकली लाल को पकड़ते हैं, उसके बाद ये खेल शुरू होता है। मैं अमित आपके पास आऊंगा। ब्लड माफिया किस हद तक सक्रिय है बिहार में? राजधानी की हमने हाल तस्वीर दिखा रहे हैं, राजधानी का हाल हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन किस हद तक ब्लड माफिया सक्रिय हैं और ये कैसे काम करता है, ये चेन कैसे है, किस तरह का चेन? देखिए सुमित, ये जो चेन है उसे समझाना चाहेंगे हम। सबसे पहली बात है, जब ये खबर की तफ्तीश करनी हमने शुरू की तो हमने पाया जो शशि ब्लड बैंक है, जहां पे पुलिस ने दबिश डाली थी, जो सिविल सर्जन है उनके आदेश के बाद ये छापेमारी कंडक्ट की गई थी। वहां पे जब हम गए तो हमें ये अंदाजा था, हमें ये लगा था कि हो ना हो आज ये कारोबार बंद होगा, ये दुकानें सील हो गई होगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब जाकर के सामने देखने को मिली जब हम वहां पहुंचे और वहां पे आसपास के जो लोग थे, कुछ जो युवा है, वो उनकी स्थिति संदिग्ध देखने को मिली। तो उनसे हमने पूछा कि क्या जो लोग हैं वो हमें उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ, ये जो खून का कारोबार करने वाले लोग हैं उन तक हम जाना चाहते हैं, उनसे खून खरीदनी है हमें, हमारे कुछ गांव के पेशेंट आए हैं, उनसे उनको ब्लड की जरूरत है। तो वो वही बच्चे हमें उस दुकान तक ले गए, उस ठिकाने तक ले गए जहां पे ये खून बनाया जाता है, जहां पे खून का यह काला कारोबार चलता है। और उसके बाद जब हम उनको मुंह मांगी कीमत दे दिए, तब जाकर के उनके जो आका हैं उन तक हम पहुंचना चाहें, उसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी हमें। एक विश्वास में लेना पड़ा कि ना ही हम प्रशासन के लोग हैं, ना ही हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की दिशा में काम करने आए हैं। तब जाकर के उन्हें भरोसा हुआ और उसके बाद उन्होंने एक सडन अमाउंट रखा और उन्होंने कहा कि इतने पैसे देंगे तब जाकर के हम अपने आका से आपको मिलवाएंगे। उसके बाद उनके आका तक हम पहुंचे। हालांकि आका जो उनके थे उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को हम उजागर नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये तस्वीर सामने आती है तो उसका खामियाजा इन्हीं को भुगतना होगा। साथ ही साथ वो प्रशासनिक तंत्र जो है, जो इन्हें संरक्षण दे रखा है, राजनीतिक तंत्र जो इन्हें संरक्षण दे रखा है, वो नाखुश हो जाएंगे। तो उसके बावजूद भी हमने उनसे ये किया, आर्गुमेंट किया कि आप इस तस्वीर को एक बार हमें लेने दें, हम आपके चेहरे के या आपके ठिकाने को नहीं खुलासा करेंगे, तब जाकर के ये कड़वा सच जो है, हम पूरी कहानी हम दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद पूरी कहानी उस शख्स से मिलवाएंगे जिस शख्स से अमित मिलकर आए हैं और कैमरे पर वो तमाम सच्चाई उसने बयां की है इस काले कारोबार के पीछे की, वो पूरी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो ऑपरेशन ब्लड, जी हां, बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं जी पुरवैया पर। किस तरह से नकली खून का काला कारोबार न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि पूरे बिहार में फल फूल रहा है। गुरुवार को पटना के शशि ब्लड बैंक पर जरूर छापेमारी की गई और जिसमें खुलासा हुआ कि दरअसल खून के नाम पर लाल जहर बेचा जाता है, और वो ऐसा जहर जो सीधे सीधे इंसान को मौत तक दे सकती है। सवाल अब ये था कि इस छापेमारी के बाद के खुलासे को लेकर हमने शुरू की, और इस पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। पटना में हम उस ठिकाने पर गए जहां ये काला कारोबार चलता था, लाल जहर बनाने का काम होता था। हम आपको उस ठिकाने पर अब लिए चलते हैं। हम आपको उस शख्स से भी मिलवाएंगे जो महज चंद रुपए के लिए इस काले कारोबार को पिछले कई सालों से करता रहा है, वो भी बिना किसी डर के। देखिए, वो लोगों को बांटता है लाल जहर। उसने कई लोगों को दी है लाल मौत। पुलिस लगातार है उसके पीछे। हर बार वो दे देता है पुलिस को चकमा। आज जी पुरवैया के कैमरे पर वो आएगा। लाल जहर के पीछे की पूरी सच्चाई बताएगा। मिलिए इस शख्स से जो अपने आका के कहने पर लाल जहर बनाने का कारोबार कई सालों से राजधानी पटना में कर रहा है। कैमरे पर इसने खुलकर इस काले कारोबार के बारे में कबूल किया और कहा कि ये सब साहिब के इशारे पर वो करता है और इसके लिए बाकायदा इसे पूरी कीमत मिलती है। काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पैसा ठीक ठाक मिल रहा है तभी तो कर रहे हैं। डर नहीं है पुलिस का? नहीं, डर कौन चीज, सब ऊपर से नीचे तक पैसा पहुंचाते हैं बस। जब हमने इससे पूछा कि क्या इस कारोबार में डर नहीं लगता है, तो उसने जो सच्चाई बयां की वो हैरान करने वाली थी। इसने कहा कि साहब सब कुछ मैनेज करते हैं। नहीं, डर क्यों लगेगा, साहब सब चीज़ तो मैनेज किए हुए है, तो फिर हमको किस में डर नहीं, क्या होता है। यानी राजधानी में अगर ये कारोबार फल फूल रहा है तो उसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है जिसमें सरकार और प्रशासन के लोगों को भी पूरा मैनेज किया जाता है। सब नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी डॉक्टर सबके पास जाते ही पैसा है, तो हमको अपने काम से मतलब रखते हैं। हमने जब इससे खून को लाल जहर बनाने के तरीके के बारे में पूछा तो खुलकर इसने कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि साहब ने उसे सब सिखाया है। आप तो देख ही रहे कि कैसे बन रहा है सब, और सब साहब सिख रहे हैं बस। तो डर नहीं लगता है बस? डर का जिक्र अपने साहब समझते हैं, अपने वो लोग अपना मैनेज करते हैं। फिर इसने खून में मिलावट का तरीका दिखाया तो हम हैरत में पड़ गए। देखिए कैसे खून की कम मात्रा को ज्यादा किया जाता है। इसके लिए खून में सलाइन का पानी मिलाया जाता है, फिर इसमें लाल रंग मिलाया जाता है और फिर इसे हिलाकर फ्रीजर में रख दिया जाता है, जिसके बाद ये गाढ़े लाल रंग की तरह दिखता है, लेकिन वो होता है लाल जहर। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी नहीं है। जिस डोनर से खून खरीदा जाता है वो या तो बेहद गरीब होते हैं या नशेड़ी होते हैं, जिनसे खून खरीदकर उसमें रंग और केमिकल मिलाकर 2 से 3 यूनिट ब्लड तैयार किया जाता है। यह खून अक्सर बाहर से आने वाले जरूरतमंदों को बेचा जाता है। वहीं दूसरे तरीके में वैसे डोनर के खून जिनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है, उनके खून में सलाइन वाटर मिलाकर पतला कर दिया जाता है और इसे 3 से 4 यूनिट कर दिया जाता है। यह खून मरीज के शरीर में चढ़ भी जाता है, लेकिन इस खून का कोई असर नहीं होता। काफ़ी संवेदनशील बात ये उभर के आई थी कि जो मजदूर है, जो गांव वाले यहाँ आते हैं, उसमें मोस्टली वो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ एडिक्शन है। कुछ किसी को नशे का एडिक्शन है, कोई स्मैक लेता है, कोई ड्रिंक करता है, और वो 200 से लेके 500 रुपये तक अपना वहाँ ब्लड देते थे मीन्स उनका जिस इनह्यूमन तरीके से ब्लड निकाला जाता था वो प्रोसीजर भी साइंटिफिक नहीं था। उसके बाद अब इनके ब्लड में बहुत सारे ऐसे जो संक्रमणशील रोगों की जो तंतु होती वो भी थे। तो जो ये एक इनह्यूमन तरीका है ब्लड बैंक्स का, उसके साथ साथ आप ब्लड ले रहे हो वहाँ पे 200 से लेके 500 रुपये तक, जो भी यहाँ पे लेबर्स हैं उनसे, और लेने के बाद आप इमरजेंसी बेसिस पे बेच रहे हो उसको 200, 2000, 2500, जैसे सामने वाला पेशेंट है और जिस टाइप का ब्लड ग्रुप है। अगर रेयर ब्लड ग्रुप है और वो उनके पास है तो वो उस बारे में भी। और यहाँ पे और एक बात है कि आप वो के सर्टन पैरामीटर्स होते हैं ब्लड, तो उसका एक सर्टन टेम्परेचर पे मेंटेन रखना होता है, उसको सर्टन साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आप रखना पड़ता है।
तो ये यहाँ पर भी ब्लड बैंक में यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे लैप्सेस है। हालांकि लाल जहर बनाने का कारोबार सिर्फ पटना में नहीं बल्कि सूबे के बाकी हिस्सों में भी लगातार फल फूल रहा है। आगे आपको मिलवाएंगे मुजफ्फरपुर के मौत के सौदागर से। रहिए हमारे साथ। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो आपने ये देखा कैसे खून को लाल जहर बनाया जाता है। हमारे साथ अमित मौजूद हैं जो उस जगह पर गए थे और उन लोगों से उन्होंने बात की थी खुलकर। उस आका से भी अमित मिल चुके हैं जिस आका के कहने पर ये सब कुछ होता है और मैनेज भी किया जाता है। मैं अमित आपसे समझना चाहूँगा, आप कैसे उस ठिकाने पर पहुँचे और उस ठिकाने पर पहुँचकर आपने क्या देखा, कैसे ये कारोबार और किस हद तक फल फूल रहा है? देखिए सुमित, मुझे ये इस बात का एहसास नहीं था कि हम जाएंगे और वो पूरी तस्वीर हम तक आ जाएगी। सबसे पहली बात है कि 3 साल पहले भी छापेमारी हुई थी, जैसा बार बार सिटी एसपी ने भी कहा है कि 3 साल पहले छापेमारी हुई थी। उसके बाद भी ये जो दुकान है वो चलने लगा। जैसे ही उनके सौदागर जो हैं, मौत के सौदागर, वो जेल से छूट करके बाहर आए तो उनकी दुकान फिर से सज गई, फिर से वो काला धंधा जो है वो उसे चलाने लगे। तो आज जब हम पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लड़के जो हैं ऐसे, जो ब्लड बैंक, शशि ब्लड बैंक है या इर्द गिर्द में और भी जितने भी ब्लड बैंक है उसके आसपास मंडराते दिखे। उन्हें लगा, ऐसा लगा कि मुझे खून की ज़रूरत है, हम खून खरीदने आए हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और उसके बाद उनका कहना था कि आप चलिए, अगर आपको खून की ज़रूरत है, आपको आपके कोई मरीज को खून की ज़रूरत है तो वो मुझे आपको मुहैया करा देते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो हमने कहा कि शशि ब्लड बैंक पे तो छापेमारी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो दिखावे के लिए था, चलिए हम आपको दिलाते हैं खून। उसके बाद वो दुकान जहाँ पे, जो ठिकाना है जहाँ पे ये खून तैयार किया जा रहा था, वहां पे ले गए और वहां एक शख्स था जिसने पहले मेरा पूरा शरीर सर्च करवाया और उसके बाद वो अंदर ले गया, तहखाने में ले गया। और तहखाने में ले जाने के बाद उसने कहा कि कौन सा ब्लड ग्रुप का खून चाहिए आपको। तो मैंने उन्हें बताया कि ओ पॉजिटिव चाहिए। तो उन्होंने धड़ल्ले से ओ पॉजिटिव का 3-4 बैग निकाल करके सामने रख दिया। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी। उनसे जब हम जानने की कोशिश किए कि जनाब आप इस तरह से खून का काला कारोबार आज भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का डर होगा आपको। तो उन्होंने कहा किसी बात का डर नहीं है। जब इस बात से हम सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपना दबदबा दिखाने के लिए उस तहखाने में ले गए। फिर एक जो निचली मंजिल का तहखाना था वहां ले गए और वहां ले जाकर के तहखाने के नीचे एक और तहखाना, बिल्कुल तहखाने के नीचे एक तहखाना बना हुआ है जहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाई है अब तक। लेकिन वो चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि उनका कितना बड़ा रुतबा है, कितना बड़ा पैठ है, राजनीति से लेकर के प्रशासनिक गलियारे तक कितनी ऊंची पैठ रखते हैं वो, तो उसे वो दिखाना चाह रहे थे। और इसी बीच यह जो काला सच है वो सामने आ गया। नीचे जब वो ले गए तो वहां हमने देखा कि 3 बंदा जो है वो इस खून को 1 से 1 यूनिट से 3 यूनिट 2 यूनिट बनाने का जो काम है वो कर रहा है। उसी बीच हमने उनको अपनी हकीकत बताई कि हम मीडिया से हैं और हम चाहते हैं इस काला कारोबार को कवर करना। तो पहले तो उन्होंने नानुकुर किया, उन्होंने मना कर दिया। सीधे से उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ दगाबाजी की है, ये अच्छा नहीं है, आपको इसकी सबक हम सिखा के रहेंगे। लेकिन फिर शायद वो उन्हें कुछ लगा हो तो वो जब उनको हमने कहा कि ये तस्वीर जो है वो हम दिखाएंगे, आपका पहचान छुपा करके दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर सामने आनी चाहिए, तो वो उसके बाद जाकर के माने। कुछ चीज जो है उन्होंने कहा, शर्तें रखी और उसके बाद पूरी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से ये जो प्रदीप नामक शख्स है, हालांकि उसका नाम असली है या नकली इसकी तस्दीक हम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस बंदे से पूछ सकते हैं, ये सारा कहानी जानता है, मेरा बहुत अच्छा शागिर्द है और ये पूरी कहानी बता देगा। वो पूरा यूनिट कैसे खून तैयार किया जाता है ये बना करके दिखाया, पूरी हकीकत को बताया कि मेरे जो साहब हैं, जो जिनके थ्रू हम प्रदीप के पास पहुंचे थे, तो उसने कहा कि ये हमारे साहब है और यही हमको पूरा ट्रेनिंग दी है किस तरह से खून तैयार करना है, किस तरह से इसे बाजार में बेचना है और कैसे जो दलाल हैं उन तक अपनी पैठ बनानी है। ये पूरा जो सिलसिला है वो एक एक करके इसने मुझे बताया। और उस दौरान जो चौंकाने वाली तस्वीर है जिसका जिक्र एक बार फिर से हम किए देते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी का सह प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है और उसी का दबदबा, उसी का फायदा ये उठाते हैं। मैं डॉक्टर सुनील आपके पास में आऊँगा। इतना बड़ा कारोबार राजधानी में फल फूल रहा है, आपको लगता है कि बिना किसी मिली भगत के या बिना किसी बड़े लोगों के संरक्षण में ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आप लाल जहर बना रहे हैं? यहाँ तक कि छापेमारी के अगले दिन भी यही काला कारोबार लगातार चल रहा है, कोई डर कोई भय नहीं, मैनेज हो रहा है।
देखिए सुमित जी, आमतौर पे सामान्यतः जो आप कह रहे हैं वो एकदम मुझे पूरी उचित लगता है कि बिना कि इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कल होने के बाद फिर आज करना, और बिना कि कोई सरपरस्ती के, बिना कोई पैट्रोनेज के, और ये डर नहीं कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो बाकी महकमा है, जो बाकी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनका डर ना होना, इनका खौफ नहीं होना, ये समाज में एक बड़ा अजीब संदेश दिखाता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इसको तुरंत में चेक करने की ज़रूरत है, और चेक करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। केवल एक तरफ बिकॉज एक जो आप जो दिखा रहे हैं वो यही एक ब्लड बैंक नहीं है, जो दिखा रहे हैं वो यही एक बॉस नहीं है। ऐसे कितने मशरूम ग्रोथ ऑफ बॉस होंगे, मशरूम ग्रोथ ऑफ ब्लड बैंक होंगे। इस पे स्ट्रैटेजी बना करके इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन कंट्रोल होगा कैसे जब ऊपर से ही मैनेज हो रहा है, जो कि अमित भी बता रहे हैं और जो हमने सुना भी, जो शख्स कह रहा है कि साहब मैनेज करते हैं। साहब जब मैनेज कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, यानी पैसा पहुंच रहा है, तो फिर कंट्रोल होगा देखिए, कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी एक तरफ नहीं होंगे, डिमांड और सप्लाई दो चीज। तो ये लोग जो डिमांड है, तो डिमांड करने के लिए सप्लाई हम बढ़ा दें, तो हम लोग ब्लड के जो वॉलंटरी ब्लड डोनर हैं, जो हमारा नेशनल ब्लड पॉलिसी के अंतर्गत है, जो हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस है, जो एनजीओ है, जो नाको है, इन लोगों को काफी ये लोग इस बात की जागरूकता पैदा करें दो तरफ में, ताकि एक जितने, क्योंकि ब्लड देना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ये जानना हर लोगों को जरूरी है। रक्तदान एक महादान है। ऐसे करते करते हम लोग ब्लड कैंप, ब्लड का डोनेशन कैंप ज्यादा से ज्यादा एनजीओ ऑर्गेनाइज करें। तो जब हमारे पास वास्तविक ब्लड, जैसे कि अभी मान लीजिए आरएस नेगेटिव ब्लड की किल्लत होती है, तो उसके लिए मारामारी होती है, उसके लिए फिर लोग प्रीमियम प्राइस देते हैं। तो हम लोग सप्लाई जो ओरिजिनल ब्लड, नॉर्मल ब्लड अगर इतना दे देंगे तो लोग वहां पे वो खरीदने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अब तक एक डॉक्टर की भूमिका में थे, एक समाज सेवी की भूमिका में कह लीजिए, लेकिन अगर आपको मैं एक नेता की भूमिका में देखूं तो जेडीयू की तरफ से हैं आप, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, या फिर मैनेज हो रहा है? देखिए, वही कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं तो चूक है। मैं अभी मतलब चिकित्सक भी हूं और समाज सेवक के साथ चूक है। चूक के लिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि सरकार की चूक है ये सरकार। देखिए, सरकार जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, हमारा तो कहना है कि जब किसी क्षेत्र में एक गंभीर क्राइम होता है तो वहां के एसएचओ नपते हैं। तो अगर जिस इलाके में वो हो, तो वहां का जो ब्लड बैंक का इंचार्ज ड्रग इंस्पेक्टर है, उस पर कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एसएचओ या चंद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा, या फिर जरूरी है बड़ी मछलियों को पकड़ना? एक मैसेज, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी? मैं बता रहा हूं, पहले आइसोलेटेड एक मैसेज जाता है। अगर जिस क्षेत्र में एक ब्लड बैंक चल रहा है, जिसके इलाके में, जो उस इलाके का महकमे का जो ड्रग इंस्पेक्टर है, तो मेरी समझ से कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए ये चलने के लिए। क्या अगर एसएचओ के पास फोन आ जाए ऊपर से कि भाई मेरा आदमी छोड़ दें, तो ऊपर से मैनेज हो रहा है, इसमें खुलासा होगा। तो जरूरी है कि ऊपर में अगर जो कुछ लोग बैठे हैं तो आपकी सरकार कार्रवाई करे, कानून आपकी सरकार कार्रवाई करे। देखिए, इसमें कानून में ऐसा हो कि ऐसे केसेस में जो पकड़े जाएं उन पे स्पीडी ट्रायल हो। हम स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, क्यों नहीं करवा पा रहे? बाकी करने के आपकी सरकार क्यों नहीं करवा पा रही? नहीं, मतलब तो देखिए, समस्या सामने आ रही है, ये होना चाहिए एक सामाजिक, जब आज की समस्या तो नहीं है सर। नहीं, ये सामाजिक जब जागरूक होगा, आप सुमित जी, आपके चैनल इतना वो सेंसिटाइज करेंगे, जनता सेंसिटाइज होगी कि लोग। लेकिन सरकार खुद से नहीं जागेगी, सरकार को बार-बार जगाना पड़ेगा। आपको धन्यवाद है कि आप ऐसा चीज दिखा रहे हैं कि बाकी बस जो जनता जानेगी कि हम। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे और मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको भी फिर से दिखाएंगे। वहां पर भी सिर्फ पटना की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर या बाकी हिस्सों में भी ये काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है। रोकने टोकने वाला कोई नहीं, चंद छापेमारी होती है, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। जो हमने आपको बताया कि छापेमारी के अगले ही दिन ये कारोबार लगातार चल रहा है। तहखाने में जहां पर पुलिस पहुंच नहीं पाई, पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जी पुरवैया का कैमरा वहां पर पहुंचा और ये सच्चाई हमने सामने लाई है। एक छोटा सा ब्रेक। तो ऑपरेशन ब्लड में हमने खुलासा किया, हमने वो तस्वीर दिखाई कि कैसे खून से लाल जहर बनाया जाता है खून को, और उस शख्स से भी हमने आपको मिलवाया जिसने पूरी सच्चाई बयां की। राजधानी में गुरुवार को छापेमारी हुई, लेकिन छापेमारी के अगले दिन काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है। हमने फिर बिहार के कुछ और हिस्सों में भी जाने की कोशिश की कि क्या वहां पर भी इस तरह का कारोबार फलता फूलता है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फरपुर में हमें भी एक ऐसा शख्स मिला जो बता रहा था
कि मुजफ्फरपुर में तमाम ऐसे ब्लड बैंक हैं जहां पर लाल जहर बनता है और वो खून लिया जाता है ड्रग एडिक्ट लोगों से खून लिया जाता है और उस खून को मिलाकर बेचा जाता है। सुनिए पूरी कहानी खुद उस डोनर की जुबानी। मेरा तो खून A+ ग्रुप है तो वो ज़्यादा में बिकता है। 800 से 1000 रुपये में मैं अपना खून बेचता हूँ। और जो साथी लोग हैं उनका कौन ग्रुप है और किस रेट में खून बेचते हैं? बहुत सारे ग्रुप हैं, B वाले ग्रुप हैं तो सभी अलग अलग तरह में बिक जाते हैं, अलग अलग पैसे में 500, 600, 400 ऐसे करके हम लोग खून को बेचते हैं। रक्तदान महादान कहलाता है, तो फिर आप लोग खून को बेचते क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है? नशे के कारण, नशे के शिकार हैं हम लोग। स्मैक करने के लिए हम लोग अपना खून बेचते हैं, क्योंकि पैसे का और कोई दूसरा कहीं से पैसा आता नहीं है, तो चूँकि हमें नशा करना होता है तो उसके लिए हम अपने खून को बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे हम लोग स्मैक लेते हैं, नशा करते हैं। कहाँ आप लोगों का कोई सेटिंग है जो पैथोलॉजी वाले हैं, या कहाँ कहाँ सेटिंग है? क्या आप नाम बताना पाएंगे? नहीं, नाम तो हम नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे हैं, मुजफ्फरपुर में भरे पड़े हुए हैं। पैथोलॉजी बहुत सारे हैं जो कि खून लेते हैं, उसके एवज में वो पैसा भी हमें देते हैं। तो मुजफ्फरपुर में भी, बिहार के बाकी हिस्सों में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है। अमित, मतलब ये माना जाए कि बिहार में ड्रग माफिया हर हिस्से में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर जिले में मौजूद हैं, और कितने का कारोबार ये हो सकता है? बिल्कुल सुमित, ये मान लेना चाहिए जिस तरह से ये बातें सामने आई है और जिस तरह से लोग फैले हुए हैं, इनका नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा है, उससे ये बात तस्दीक होती है कि यह जो काला कारोबार करने वाले लोग हैं उनकी संख्या सूबे में बहुत अधिक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है जिस तरह का खुलासा हुआ है और जिस तरह की बातें सामने आई है कि इन्हें किसी का डर नहीं है, सब कुछ मैनेज है। एक सटीक शब्दों में अगर कहा जाए तो इनका कहना है कि साहब मैनेज करते हैं, और जब मैनेज ही है तो फिर डर किस बात का। और उसके बाद ये कारोबार जो है वो अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो कितने में ये कारोबार चल रहा है तो ये कहना मुश्किल होगा। सिर्फ अगर हम बात पटना की करें तो जिस तरह से जो चीजें देखने को मिली है, आप देख सकते हैं जहां पे पुलिस ने रेड कंडक्ट किया था वहां पे एक फ्रिज है, फ्रिज का सभी जो तला है वो ऐसे खून के जो बैग्स हैं उससे भरे पड़े थे, और सभी खून जो है आज नकल बाजार में ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो काला कारोबार है वो करोड़ों में फल फूल रहा है। एक और सच्चाई सामने आई है अमित, हमने मुजफ्फरपुर में भी सुना, जो खून देने वाला है और जो कहता है कि हम बेचते भी हैं चंद पैसों के लिए, और जिस पैसे का इस्तेमाल नशे के लिए वो करते हैं। तो खून देने वाला जो डोनर होता है, जिनसे खून खरीदते हैं ये ब्लड बैंक और जिनमें मिलावट करते हैं, वो माना जाए कि अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो नशे के आदी होते हैं। इसका मतलब उस खून में ड्रग की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और इससे और ज़्यादा खतरा। बिल्कुल, देखिए ये एडिक्ट होते हैं और इन्हें रोज चाहिए नशा, हर दिन चाहिए नशा, और ऐसे में उतने पैसे इन तक ये नहीं कमा पाते हैं, या फिर यूं कहें तो इनकी आदत में ये शुमार हो चुका है, शामिल हो चुका है कि खून बेच करके नशा करना है। और यही बात है कि लगातार जब इस तरह से छापेमारी होती है, अगर हम अपनी बात करें तो 3 साल के दौरान पहले हमने देखा था, 3 साल के बाद भी तस्वीर वही है, फिर वैसे ही लोग पहुंच रहे हैं जो नशे के आदी हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को फिर से हम सुनवाते हैं, उस शख्स से मिलवाते हैं फिर से जिस शख्स ने पूरी सच्चाई हमारे सामने रखी कि कैसे राजधानी पटना में ये काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, किसी को कोई डर नहीं है क्योंकि सब कुछ मैनेज है, ऊपर से नीचे तक पैसे पहुंचते हैं। भले ही छापेमारी हो, लेकिन छापेमारी के अगले दिन भी कोई डर नहीं, खुलेआम सब कुछ ये चलता है। उस शख्स की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। या स्वयं सेवी संस्थाओं की जो व्यवस्था है वो समुचित नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर से जो है मतलब काले बाजारियों से ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनसे ब्लड लेना पड़ता है। दूसरा है कि आदमी में खुद भी अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगा, क्या ये माना जाए कि इस तरह के काले कारोबार बिहार भर में करोड़ों में हैं और इस वजह से इस कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है क्योंकि आराम से पैसा बोलता है, पैसा कहीं भी पहुंच जाता है?
देखिए, ये नकली खून का कारोबार के लिए कि बिहार को ही ब्लेम करना नहीं है, पूरे 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 हिंदुस्तान में इसका वो जाल है। आप देखते होंगे आए दिन की मुंबई में भी जाल के बारे में खबर समाचार पत्रों में आता है। ठीक है, बाकी जगहों पर भी है, लेकिन बिहार में कंट्रोल तो नहीं है। बिहार में ये कंट्रोल करने के लिए इसके, जैसे हमने कहा कि वो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। कुछ तो हमारी सरकार चला रही है, जैसे कि वो डी एडिक्शन सेंटर। अगर मान लीजिए वो गरीब, जैसे देखा जो डोनर, जो नकली खून का डोनर होते हैं, जिसमें कि 50% से लेकर 30% सलाइन मिलाए जाते हैं या ऊपर से रेड कलर मिक्सचर लगाए जाते हैं, तो ये आमतौर पर नशेड़ी होते हैं और या फिर वो गरीब परिवार के होते हैं। तो गरीबी दूर उन्मूलन के लिए हमारे सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और होपफुली वो सही होंगे, तो ये गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर होगी तो लोग वहाँ पर खून बेचने नहीं जाएंगे। दूसरी बात, नशा के लिए, गरीबी दूर कैसे होगी सर? ये सब कहने वाली बात है, लेकिन आप कौन करेगा? आपकी सरकार नहीं करेगी सुमित जी, तो कौन करेगा? रोबस्ट आशावादी हुई है हमारी सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए। कितना हो जाए? गरीबी उन्मूलन के लिए काफी कार्यक्रम चल रहे हैं। खाली आप जागरूकता इतना पैदा करें कि वो लाभार्थी लोग, हम तो कर रहे हैं सर, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाभार्थी लोग लाभ उठावे। सरकार तो अनाड़ी खिलाड़ी में उलझी हुई है। इसके बाद जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर्स में अगर नशेड़ी होंगे तो ये होगा, ये प्रॉब्लम है बेडोनर का। दूसरी बात कि भाई जागरूकता फैला के नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी या स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, स्टेट ब्लड प्रोग्राम, इस पर जागरूकता फैल करके इतने हमें हेल्दी ब्लड मिल जाए और सरप्लस में कि जितने हमारे मरीजों को जरूरत है। ये सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जो है वो शायद नहीं निभाएगी। लॉ में चेंजेस की जरूरत है। जो लॉ में चेंजेस जरूरत है, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए इसमें। कौन सर? सारी बातें आपकी सच है सर, सारी बातें सही हैं, लेकिन वो कौन करेगा? नहीं, वो सरकार करेगी। क्यों नहीं कर रही? लॉ में करेगी, लॉ में इसको अमेंडमेंट करके करेगी। क्यों नहीं कर पाई? ताकि ऐसे लोग तुरंत में छूट नहीं जाए। अब तक क्यों नहीं कर पाई? सवाल तो यही है, अब तक क्यों नहीं कर पाई? अब हो रहा है, सब होगा। अभी देखिए, इतने में करके हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो केमिकल मिलाए जाते हैं, जो रंग मिलाए जाते हैं, हम चाहेंगे आप अपने दर्शकों को बताइए वो केमिकल कितने खतरनाक हो सकते हैं। स्लाइन वाटर मिलाया जाता है जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है उसे पतला करने के लिए, ये भी एक फैक्टर होता है। मिलावट को लेकर मैं चाहूंगा कि आपने वहां पर बात की, आपने पूरा तरीका खुद अपनी आंखों से देखा, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सुमित, इससे पहले एक सवाल हमारे मन में आया था, वो हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक कड़वा सच है और सवाल है। सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा हो जाएगी ब्लड की तो ऐसे डोनर का डिमांड कम जाएगा, काला कारोबार जो है वो कम जाएगा, वो बंद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक कड़वा सच है, एक ब्लड डोनर कैंप जो लगाते हैं, वैसे संस्था के संचालक से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है, हालांकि उनका बाइट हम अभी कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, कल एक बार फिर से महाराणा प्रताप भवन में वो कैंप लगाएंगे और उनका ये कहना है कि ब्लड जब कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनर करने को लेकर के कैंप लगाते हैं, तो वहाँ से जब ब्लड वो कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उस ब्लड को वो जाकर के सरकारी संस्थानों में दे देते हैं और वहाँ से फिर वो ब्लड जो है वो बाजार को मुहैया करा दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो उन कर्मचारी, उन अधिकारियों को भी पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर जगह ऊपर से नीचे तक, चाहे वो ब्लड डोनर कैंप भी लगाने वाली संस्था हो, तमाम जगहों पर पैसा पहुंचता है और ये पैसा बोल रहा है। जी, ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में जैसे ब्लड है, वो ब्लड गया सरकारी या ब्लड बैंक गया, सरकारी ब्लड बैंक में उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद नेसेसरी ग्रुपिंग एंड टाइपिंग होता है और उसमें फिर देखा जाता है कि जो डोनर है उसमें कोई हेपेटाइटिस बी या फिर बाकी बीमारी की तो नहीं है। लेकिन शायद सरकारी अस्पतालों में या सरकारी तौर पर मुहैया नहीं कराया जाता है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाते हैं तो बाहर ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वहां जो चार्ज लेते हैं, चार्ज उसमें एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। डॉक्टर साहब का कहना कुछ है, सवाल हमारा कुछ है। सवाल ये है कि जब सरकारी संस्थान में ब्लड डोनेट कैंप लगा करके ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको सरकारी संस्थान में पहुंचाया जाता है, तो वो ब्लड फिर बाजार में क्यों चला जाता है, क्यों बेच दिया जाता है और बेच करके पैसे क्यों खड़े किए जाते हैं? सच्चाई ये हमने पड़ताल की, हमने पड़ताल हो गया, इट शुड बी डेल्ट विद, जैसे क्रिमिनल का डील किया था। अमित जी ने पड़ताल किया, जी पुरवैया की टीम ने पड़ताल की और तभी हम ये सच्चाई लेकर सामने आए हैं। हम एक बार फिर से उस शख्स का बयान सुनवाते हैं जो बता रहा है इस काले कारोबार के पीछे का पूरा सच। नहीं, डर क्यों लगेगा साहब, सब चीज़ तो मैनेज किए हुए है, तो फिर हमको किस में डर नहीं, क्या होता है? सब नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी डॉक्टर सबके पास जाते ही पैसा है, तो हमको अपने काम से मतलब रखते हैं। आप तो देखिए रहे कि कैसे बन रहा है सब, और सब साहब सिख रहे हैं बस। तो डर नहीं लगता है? डर का जिक्र अपना साहब समझते हैं, अपना वो लोग अपना मैनेज करते हैं।
तो डर किस चीज़ का, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन सवाल है सरकार क्या करती है। मैं फाइनल कमेंट चाहूँगा डॉक्टर सुनील साहब, सरकार क्या करती है और सरकार क्या करेगी? इस माफिया, आप खुद कह रहे हैं कि तमाम माफिया सक्रिय हैं, तो इस काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या करेगी? काले कारोबार को लगाम लगाने के लिए सरकार इसके लिए स्ट्रिंजेंट लॉज लाएगी, स्पीडी ट्रायल कराएगी, ऐसे चीज को रिपीट नहीं हो सके। और जो भी लाइसेंसिंग आगे लाएगी और कड़ाई होगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होंगे, सरकार जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लोग ब्लड दें। सरकार अटेंडेंट के रूप में ये जागरूकता कराएगी कि अटेंडेंट अपने इंतजार है सर, इंतजार है। अब तक तो नहीं हो पाया, अब चुनाव नजदीक है, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, और हमें तो हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका भी इस रिपोर्ट को, सच्चाई को हमारे सामने लाने के लिए, हमारे दर्शकों तक सामने लाने के लिए। तो हमारा काम है सच्चाई को, सच्चाई की तह तक जाने का काम है हमारा, लेकिन काम सरकार का है, काम प्रशासन का है कि इस काले कारोबार पर लगाम लगाए, क्योंकि तमाम लोगों की सेहत के साथ, जान के साथ खिलवाड़ होता है इस काले कारोबार के जरिए। नमस्कार।